हेलो एवरीवन। सो भाई क्लास 10 वाली बचा पार्टी आज की वीडियो में फाइनली आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं भाई क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट एक्सप्लेनेशन जनाब, जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए होने वाला है। आज की वीडियो में जनाब ये छोटे से चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप आज की वीडियो को पूरा देख लेते हैं, एक तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो भैया ये चैप्टर आपके ब्रेन में एकदम सेट हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। और साथ साथ में इसमें जो होता है पढ़ाई मजाक की स्पेशल ट्रिक्स भी इंक्लूडेड है, तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। चैप्टर आपको बहुत ही मजे से समझ में आएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को चालू करते हैं। चैप्टर आपका चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे जरा बात करते हैं कि भैया इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी यार वही चीज जो इसमें आपको मोबाइल चला रहे हो, मतलब सर मोबाइल किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल की बैटरी में स्टोर है, वही आपके मोबाइल के अंदर आ रही है और आप अपने मोबाइल पे ये वीडियो को देख पा रहे हो। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और आपने जो होता है, अगर ध्यान आ रहा हो आपको, तो आपने क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस में आपने एक जो होता है लॉ पढ़ा था। सर क्या लॉ पढ़ा था? अरे रामलाल, आपने एक लॉ पढ़ा था कि भैया जो होता है कन्वर्जन ऑफ मास। क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। ये क्या कहता है कि भैया मास को हम बना नहीं सकते और मास को हम मिटा नहीं सकते। जितना मास इस यूनिवर्स के बनने के टाइम था, उतना ही मास इस यूनिवर्स के खत्म होने के टाइम भी रहेगा। इंसान उसमें एक पॉइंट ऐड नहीं कर सकता, एक पॉइंट घटा नहीं सकता। पर सर यहाँ पे उस लॉ का क्या लेना देना? देखो भैया, आइंस्टीन चचा को तो जानते ही होगे आप। हाँ भाई, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आइंस्टीन चचा ने जो होता है एक बहुत अच्छी सी इक्वेशन दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस भी हो गए। तो वो इक्वेशन क्या है भैया? जानते ही होगे आप, E=mc²। तो भैया ये इक्वेशन क्या कहती है? आपसे ये कहती है कि अगर आपके पास में ना एनर्जी है ना, तो एनर्जी है तो आप उससे मास बना सकते हो, और मास है तो आप उससे एनर्जी बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का भैया ये इलेक्ट्रिसिटी से क्या लेना देना? भैया इलेक्ट्रिसिटी है क्या? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। भैया हम इस एनर्जी को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? भैया जैसे आप जो होता है इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलाते हो, पंखे चलाते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, बहुत सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रिसिटी से करते हो, ग्रीजर चलाते हो, मोटर चलाते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन वो एनर्जी का इस्तेमाल कैसे होता है? वो एनर्जी का इस्तेमाल जो होता है कन्वर्जन की वजह से होता है। इलेक्ट्रिसिटी जब जो होता है कन्वर्ट होती है, उससे जो होता है मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको कन्वर्ट करके इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कहते हैं। वो जो होता है इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को लेते हैं और उसको कन्वर्ट करके हमारे लिए कुछ एक बेहतरीन आउटपुट देते हैं। जैसे पंखा हवा देता है, बल्ब लाइट देता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर ठंडा करता है चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें, तो इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ रहा होगा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब हम बात करते हैं जरा कि भैया जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, भैया इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो किस चीज़ से मिलकर बनी है? मतलब बोले तो यार जो होता है मैटर जैसे कि एटम से मिलकर बना है। मतलब हर चीज़ के कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते ही होते हैं। हाँ भैया होते हैं। तो ज़रा सोचो, दिमाग पर जोर डालो कि इलेक्ट्रिसिटी किससे मिलकर बनी है। इलेक्ट्रिसिटी का सब एटॉमिक पार्टिकल्स या इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं चार्जेस। ठीक है, वो भी दो तरीके के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज, एक आपका नेगेटिव चार्ज। ये दो चीज़ों से मिलकर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनी होती है, या इन दो चार्जेस से मिलकर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनी होती है, और ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो अब आपका पहला टॉपिक यहाँ से चालू होता है, इसके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो भैया इलेक्ट्रिक करंट से पहले जरा मैं ये पूछना चाहूँगा, करंट क्या होता है? सर जी करंट क्या होता है? हमने तो आज तक इलेक्ट्रिक करंट ही सुना था। अरे रामलाल सुनो जरा ध्यान से, मैं पूछ क्या रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ करंट। आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रिक करंट, मैं पूछ रहा हूँ करंट। सर दोनों चीज़ें सेम ही होते हैं। अरे हाँ सेम होती हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट अलग है, करंट अलग है। क्वेश्चन सुनो जरा, व्हाट इज करंट? करंट मतलब बहना। सर किसका बहना? अरे किसी चीज़ का बहना। जैसे तुम जो होता है कभी कभार आंसू बहाते हो, वो भी करंट हो गया। ठीक है, किसी भी चीज़ का बहना, वाटर का बहना वाटर करंट, हवा का बहना विंड करंट, ठीक है, एयर करंट, या जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बहना इलेक्ट्रिक करंट। अरे सर इलेक्ट्रिसिटी का बहना इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। भैया जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पर सर इसकी तो डेफिनेशन बुक में कुछ और दे रखी है। अरे सुनो ज़रा ध्यान से, जैसे मैराथन हो रही है, तो अगर मैं कहूँ मैराथन में जो होता है लाखों की भीड़ है, ठीक है, लाखों की भीड़ है, तुम्हें पता नहीं कितने भीड़ है, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये काउंट करना है कितने नंबर ऑफ लोग भाग रहे हैं मैराथन में। तो कैसे करोगे? सर कैसे करेंगे? एकदम तो जो होता है हम नहीं कर सकते। मान लो एक पूरा हमारे पास में ग्राउंड है, उसमें लाखों की भीड़ है, तो कैसे काउंट करोगे? हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो होता है रास्ते पे एक ट्रैक है
जो मैराथन का ट्रैक होगा उसमें हम रास्ते पे खड़े हो जाएंगे सर, और रास्ते में हम एक अपने सामने से निकलने वाले सारे लोगों को काउंट कर लेंगे। तो ऐसे ही जो होता है बुक में क्या कर रखा है, बुक में इलेक्ट्रिक करंट को जो होता है एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस डिफाइन कर रखा है। मतलब है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का ही बहना, यानी वो चार्जेस बह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको जो होता है एक नंबर में रखने के लिए, उनको काउंट करने के लिए बुक में जो होता है एक डेफिनेशन बनाई गई है, जिसको समझते हैं जरा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पार्टिकुलर एरिया से एक टाइम में। यानी कि अगर मैं कहूँ मेरे सामने मैराथन के ट्रैक से 50 लोग निकल गए 1 मिनट के अंदर, ठीक है, तो वो उनका रेट ऑफ फ्लो हो गया। मतलब भैया हमने क्या करा, हमने एक वायर लिया, ये वायर लिया मैंने, और भैया इसको मैंने मार दिया जूम। तो जब मैंने इसे जूम करा, ये भैया चार्जेस है सारे के सारे, ये चार्जेस जो होता है वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है भैया, इनको लोग मान लो, ये लोग फ्लो कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया, मैंने देखा मेरे सामने, मैंने एक एरिया नाप लिया, मैंने कहा अच्छा भैया ये एरिया है, इसमें से जितने लोग निकलेंगे मैं उनको काउंट करूंगा। जैसे मान लो जो होता है 50 लोग निकल गए 1 मिनट में, तो ये हो गया भैया हमारे जो होता है लोगों का करंट। ऐसे ही हमने चार्जेस का नाप लिया कि भैया 50 जो होता है 50 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो वो हमारा 1 मिनट में, तो वो हमारा करंट हो गया। यानी करंट होता है कि कितने चार्ज कितने टाइम में किसी एक एरिया से निकल जाए। मतलब जो होता है आपके सामने से आप खड़े हो, आपके सामने से वायर में से 1 मिनट के अंदर कितने चार्ज निकल जाए, वो उसका करंट हो गया। सिंपल डेफिनेशन है। देखो भैया आपको डेफिनेशन नहीं याद करनी है, आपको फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो, क्योंकि आप पढ़ाई मजा के स्टूडेंट हो, तो आप फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हो। कैसे सर? भैया व्हाट इज करंट, बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, व्हाट इज करंट, इसी साल आया है आपके सामने रखा है पेपर, आपको बताना है। करंट का हमने जो होता है तुरंत फॉर्मूला रिवाइज मारा। रिवाइज क्या है सर? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अच्छा, तो I क्या होता है? करंट। करंट क्या होता है भैया सर? कितना चार्ज फ्लो करा कितने टाइम में, ये आपका करंट हो गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड करंट। तो भैया ये आपका करंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें एक जो होता है पूरा का पूरा वो दे रखी है, स्टोरी दे रखी है। तो स्टोरी सुनाते हैं आपको ज़रा बढ़िया तरीके से। स्टोरी सुनाने से पहले ज़रा आपको ये डायग्राम दिखा देते हैं। तो भैया ये आपका एक डायग्राम है प्यारा सा, ये डायग्राम देख लीजिए, फिर ज़रा स्टोरी सुनते हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये बात है बहुत 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 पहले टाइम की, इतने पहले टाइम की जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले क्या माना जाता था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ये माना जाता था जो करंट है ना, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट को फ्लो कराता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो हमें तो ये पता चला, अरे हमको तो इतने दिनों से मामू बना रहे थे भैया, जो होता है करंट तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो ही नहीं होता। मतलब पॉजिटिव चार्ज तो अपनी जगह पर बैठ के तमाशा देखता है। ये बात अभी की नहीं है, ये बात आगे की है, ठीक है। अभी उसको हजम करने की कोशिश ना करें, पेट खराब हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पर बैठता है, बस आप इतना समझ लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो हमें तो समझ में आया, अरे भाई साहब हमें तो जो होता है मामू बना रहे थे इतने टाइम से। भैया हम तो गलत थे कि जो होता है करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता है, बल्कि करंट असल में इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। लेकिन वही बात है कि जो पुराने टाइम से बातें चली आ रही हैं उसको हम जो होता है जनरली क्या कहते हैं, अपने से बड़े की बात रखने के लिए हम उसकी बात को नहीं पलटते हैं। तो ऐसे ही एक जो होता है कन्वेंशन बनाया गया। कन्वेंशन क्या है सर? कन्वेंशन तो बता दो। कन्वेंशन ये है भैया कि पुराने टाइम में माना जाता था कि डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव चार्ज की है। तो जरा एक सर्किट में आते हैं। तो ये आपका एक सर्किट है, सर्किट वो वाला सर्किट मत समझ लेना, कोई और सा सर्किट ही ये वाला सर्किट है, ठीक है, ये साइंस वाला सर्किट है। चलो भैया, तो ये आपका सर्किट है एक। तो सर्किट में ये आपका पॉजिटिव साइड है, ये आपकी नेगेटिव साइड है। अच्छा, अब पुराने टाइम में माना जाता है तो कि करंट पॉजिटिव की तरफ से फ्लो होता है, तो पॉजिटिव से अगर करंट फ्लो होगा ना तो वो इस तरीके से फ्लो होगा, इस साइड में, इस डायरेक्शन में। लेकिन बाद में तो हमको पता चला करंट तो पॉजिटिव की तरफ से फ्लो ही नहीं होता, करंट तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है। तो बाद में तो असल डायरेक्शन ऑफ करंट तो ये है। लेकिन हमने क्या मान लिया? हमने ये माना एज अ कन्वेंशन कि भैया जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए आप जनाब, यहाँ पे मान लिया गया एज अ कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ भैया मान ली गई, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की बात कहते हैं नहीं काटनी चाहिए, तो वही हमने करा, नहीं काटी, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी स्टोरी है। उम्मीद करूंगा स्टोरी समझ में आ गई होगी।
चलिए, तो ये तो बात हो गई भैया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन असल में इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से बन रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा सर, एक बात सुनो कि अगर जो होता है हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं क्या? अरे जरा आपने जो होता है पास में जो वायर जा रहा है उसमें पकड़ के देखना है इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? नहीं सर, हम जो होता है कोई साइबॉर्ग थोड़ी ना है, हम जो होता है आंखों में जूम मारे हमें इलेक्ट्रॉन दिखने लगे, नहीं दिखते हैं। तो आप काउंट कैसे करोगे? कितना करंट किस वायर में फ्लो कर रहा है आपको कैसे पता चलेगा? सर एक काम करते हैं, जाके वायर पकड़ लेते हैं, ठीक है, पकड़ लो जाके, जो होता है ज़िंदगी के स्वाद आ जाएंगे। लेकिन आपको पता करना है, हमें पता करना है कि किसी भी वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो उसको मेजर कैसे करते हैं? तो भैया इसके लिए एक डिवाइस आता है जिसे हम कहते हैं एमीटर। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में। ये कनेक्ट कैसे होता है सर्किट के अंदर, ये चीज़ समझते हैं। ये सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट के। भैया ये सीरीज पैरेलल का बड़ा दिक्कत होती है। समझो ज़रा बात को। आप सुबह सुबह प्रेयर में खड़े होते हो जाके अपने स्कूल में, हाँ खड़े होते हैं सर। कैसे खड़े होते हो सर? एक लाइन लगा के खड़े होते हैं। अच्छा आप सब खड़े हो गए, एक बच्चा लेट आता है, तो वो जो लाइन होती है ना, ये हमारे सारे रामलाल की लाइन है। अब इसमें जो होता है अगर एक बच्चा लेट आया है तो वो उसी लाइन के अंदर घुसेगा, ठीक है, बीच में आएगा। दो क्या, अरे भाई जगह दे, मैं भी जो होता खड़ा हो जाऊँ, ठीक है। तो दो लोगों के बीच में आके वो खड़ा होगा। तो ऐसे ही वायर को समझ लो। तो वायर एक सीधा जा रहा है। अब हमें कोई भी जो होता है इंस्ट्रूमेंट लगाना है, तो इस वायर को जो होता है हम बीच में से काट के इसी में इंस्ट्रूमेंट लगा दें तो ये सीरीज़ होती है। जैसे आप कहते हो नहीं है भैया ये हमारे क्लास की लाइन है, या ये हमारे क्लास की सीरीज़ है, ये जो होता है बी सेक्शन की सीरीज़ है, ये सी सेक्शन की सीरीज़ है या लाइन है, ठीक है। तो वो लाइन में जो चीज़ कनेक्ट हो उसे सीरीज़ में कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो एमीटर डिवाइस है ना, ये एमीटर डिवाइस जो होता है आपका सीरीज़ में कनेक्ट होता है। ये आपका करंट को नापता है, इलेक्ट्रिक करंट को ये मेजर करता है। तो भैया सबसे पहले दो चीज़ों का मैं बाद में डिस्कस कर लूँ कि जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो है आपकी कूलम। इसको डिनोट किया जाता है क्यू से। और जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट है उसको कहते हैं हम एम्पियर। इसको डिनोट करा जाता है आई से, ठीक है, क्यू और आई। जैसे कि हमने यहाँ ऊपर भी डिस्कस कर रखा था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमने डिनोट कर रखा था चार्ज को, और करंट को हमने आई से डिनोट करा था। तो ये चीज़ आप समझ जाइए, ठीक है। अब भैया करंट की जो होता है हमें पता चल गया, ऐसा यूनिट जो होता है वो एम्पियर होती है। और अच्छा सर ये एम्पियर होती तो है, लेकिन एक एम्पियर किसे कहते हैं? हाँ भाई, एक एम्पियर किसे कहते हैं सर? एक एम्पियर, ज़रा सोचो ध्यान से। एक एम्पियर, अभी आपने चार्ज का एक फॉर्मूला पढ़ा था, करंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, क्यू बाई टी। इसी से निकाल के देखते हैं भैया एक एम्पियर कैसे निकलता है। हमने कहा भैया जब एक कूलम ऑफ चार्ज एक सेकंड में फ्लो कर जाए उसको हम एक एम्पियर करंट कहेंगे। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला कि भैया जो होता है एक एम्पियर किससे कहते हैं? एक एम्पियर कहते हैं कि जब एक कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर जाए किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में, उसको हम एक एम्पियर करंट कहते हैं या एक एम्पियर चार्ज कहते हैं, ठीक है भैया। ये आपका 1 एम्पियर हो गया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट है भैया, कुछ नहीं है, एक कॉन्टिन्यूस पाथ जिसमें करंट बह रहा है। सर कैसे पता चलेगा उसमें करंट बह रहा है? छू के देख लो, पता चल जाएगा। सिंबल्स, भैया ये सिंबल्स का काम आपका है, क्योंकि सिंबल्स हैं आपको, ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। सेल का सिंबल ये है, बैटरी का ये है, वायर का ये है। अगर वायर ज्वाइंट, ये देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़रा ध्यान से सुनना। वायर ज्वाइंट हो रहा है मतलब दो वायर को आपस में जोड़ा जा रहा है, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर वायर बिना जोड़े निकल रहा है एक दूसरे के ऊपर से, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको दिखाया नहीं जाता है ज्वाइन करते हुए। बाकी आपका रेजिस्टेंस का है, वेरिएबल रेजिस्टर का है, एमीटर का, वोल्ट मीटर का, गैल्वेनोमीटर का। तो ये आपको जो होता है सिंबल्स आपको खुद पढ़ने हैं, खुद समझने हैं, खुद याद करने हैं किसका कौन सा सिंबल होता है। ये चीज़ पढ़ाने की नहीं है, ये चीज़ आप खुद देखते हो, प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा सर ये बड़ा बढ़िया टॉपिक है, चलो ज़रा समझते हैं इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखो भैया, आप जो होता है किसी भी चीज़ को कहीं पे भी मूव कराना चाहते हो। मान लो ये पेन है, यहाँ पे ये पेन है, मैं इसको यहाँ से यहाँ मूव कराना चाहता हूँ। आसानी से मैं करा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, बाहरी फोर्स नहीं मेरे ऊपर कोई भी इसके ऊपर असर डाल रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ इधर से कोई फोर्स आ रही होती, इधर से मान लो जो होता है इतनी तेज़ हवा चल रही होती कि इस पेन को इधर करना बहुत मुश्किल होता। तो इतनी तेज़ हवा चलने के बाद में जब मैं इस पेन को उस हवा के फोर्स के अंडर इसको मूव कराऊंगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक इसको जो मूव कराने में वर्क लगा,
जो काम मेरे को करना पड़ा वही पोटेंशियल होता है। मतलब सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अरे ये मैंने एक नॉर्मल पोटेंशियल बता दिया। अब इसे इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में समझ लो। इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में बोले तो कि एक पॉइंट है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों लिया सर? इन्फिनिटी तो बहुत दूर हम लोग मानते हैं ना। इन्फिनिटी का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिसके बारे में आपको पता नहीं है। बच्चों के अंदर ये टीचर्स ने बहुत बड़ा कंफ्यूजन डाल रखा है कि इन्फिनिट मतलब अनंत, बहुत दूर, ठीक है। लेकिन गलत बात ये है इन्फिनिटी के बारे में। इन्फिनिट का मतलब होता है कि एक ऐसा डिस्टेंस जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो कितनी दूर है, तो हम लिख देते हैं एट पॉइंट इन्फिनिट, ठीक है। ये चीज़ आप समझो, दिमाग में घुसेड़ो कि भैया जो होता है इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर नहीं, अनंत में नहीं, बहुत दूर नहीं, जो चीज़ तुमको दिख भी नहीं सकती वो इन्फिनिट नहीं होता। इन्फिनिट होता है हमारे और किसी भी चीज़ के बीच की दूरी अगर हमें नहीं पता है तो हम उसको इन्फिनिट कह देते हैं। तो हम किसी भी एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक मूव करा रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सर ये क्या नाम होता है? इलेक्ट्रिसिटी के अंडर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है जैसे मान लो ये नेगेटिव चार्ज होता, इधर भी जो होता है आपके नेगेटिव चार्जेस रखे हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो भैया ये इसको रिपेल करते हैं, लेकिन हमें इसे यहाँ तक लेके आते तो उसमें हमें कुछ काम कराना पड़ता। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सिंपलेस्ट है, आपको समझ में आएगा, बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया। अब भैया जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ज़रा बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी मैंने कहा मैंने इसमें दो ऐसी डिस्टेंसेज ली, एनी पॉइंट, ये देखो, और इन्फिनिट, जिसके बारे में मेरे को पता नहीं है, तो मैंने कितना काम करा ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे डिस्टेंसेस का पता ही नहीं है, ठीक है। मैंने उस डिस्टेंस से यहाँ तक लेके आया, वो डिस्टेंस कितनी दूर है मेरे को नहीं पता, ये डिस्टेंस कितनी दूर है मेरे को नहीं पता, तो इसमें मैं आपको कितना काम मैंने करा ये मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन अगर मैं जो होता है दो डेफिनेट डिस्टेंसेस ले लूँ, दो डेफिनेट पॉइंट्स ले लूँ, तब मैं आपको ये बता पाऊंगा कि भैया मैंने काम कितना करा। तो यही है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मतलब एक जो होता है पॉइंट से एक चार्ज को दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में बैटरी को कितना काम करना पड़ा या किसी को भी कितना काम करना पड़ा, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। भैया जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये काम बैटरी करती है, ठीक है। तो बैटरी या सेल, उसके पास में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसकी वजह से जो होता है ये चार्जेस मूव कर पाते होते हैं। मतलब बैटरी काम करा रही होती है चार्जेस को। बैटरी क्या काम करती है? बैटरी चार्जेस को लेकर दनादन 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 उसको वायर के अंदर फेंक रही होती है। तो बैटरी का काम यही होता है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है, बैटरी काम करने का काम करती है, मतलब चार्जेस को मूव कराने का काम करती है, ठीक है। तो भैया ये हो गया। अब भैया पोटेंशियल डिफरेंस को एक और तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि भैया कितना काम कराना पड़ा हमें एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने में। इसको हम एक फॉर्मूले से भी लगा देते हैं, इसकी यूनिट होती है वोल्टेज। समझ में आया आज वोल्टेज क्यों कहते हैं? वोल्टेज, इतने वोल्ट का करंट आ रहा है, इतने वोल्ट का मतलब चार्जेस उतनी तेजी से भाग रहे हैं, उसको जो चीज़ फेंक रही है वो उसे उतनी तेजी से फेंक रही है। तो V = W/Q, यानी कि भैया कितना वर्क लगा कितने चार्ज को मूव कराने में, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? भैया कितना काम लगा कितने चार्ज को मूव कराने में, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब भैया हमें मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस को, कैसे करेंगे उसकी जरा बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया, इसको मेजर कैसे करा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को भी एक डिवाइस से मेजर करा जाता है, क्योंकि भैया आप जो होता है वायर के अंदर नहीं देख सकते हैं। वी आर नॉट सुपर ह्यूमंस, वी आर ओनली ह्यूमंस। हम वायर के अंदर तो देख नहीं सकते हैं, तो हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। अच्छा सर, ये वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट कैसे करते हैं वायर में? इसको हम वायर के पैरेलल कनेक्ट करते हैं। मतलब समझ में आता है भैया कि वायर जो होता है, अभी हमने पढ़ा था कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, मतलब लाइन को ही काटा, उसके बीच में कुछ लगा दिया या कुछ घुसेड़ दिया, वो आपका सीरीज कनेक्शन होता है। लेकिन आपको लाइन को नहीं काटना है, आपको इसी से जो होता है साइड में कोई चीज़ आप इसके पैरेलली कनेक्ट कर दो, वो आपका पैरेलल कनेक्शन होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए सीरीज पैरेलल के अंदर। तो भैया वोल्ट मीटर को जो होता है हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं किसी भी एक सर्किट के अंदर, ठीक है। तो भैया ये आपको जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस नाप के देता है कि भैया कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वायर के अंदर। ऐसा यूनिट जो होता है होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, ठीक है भैया। इसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल, ये भी आप समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे वर्क डन आता है। तो कभी कभार जो होता है अगर कोई सटके एग्जामिनर बैठ गया तो अगर आपने यहाँ पे जूल नहीं लिखा है तो वो आपके 0.1 मार्क्स या आधा नंबर उड़ा देते हैं, ठीक है।
तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। भैया आप 1 वोल्ट तो पता चल गया हमें, पर अब 1 वोल्ट क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर ऑफ चार्ज। ऐसे यही होता है भैया। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट होता है आपका जब 1 जूल ऑफ वर्क किया जाए आपका 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में, उसे हम 1 वोल्ट ऑफ वर्क डन कहते हैं या 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो भैया ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट होता है 1 जूल का वर्क जब हमने करा 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने में, दैट सिंपली इज 1 वोल्ट। नेक्स्ट है आपका ओम्स लॉ। तो भैया ओम्स लॉ को हम लोग समझने वाले हैं पढ़ाई मजा की एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक के साथ में। तो भैया ओम्स लॉ क्या होता है, वैसे तो आपको स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से समझा ही देते हैं। अरे कहाँ सर, अच्छी तरीके से जरूर समझाते हैं, हमारी तो आज तक पल्ले ही नहीं पड़ा ओम्स लॉ, ये रिलेशन ये वो क्या होता है, समझो जरा ध्यान से। ओम्स लॉ कहता क्या है, सबसे पहले तो इसकी डिस्कशन करते हैं। सर आप भी तो वही कर रहे हैं, नहीं हम अभी बात में कराएंगे ना अपना तरीका। पहले ओम्स लॉ कहता है कि भैया एक कांस्टेंट टेम्परेचर ले लो। अच्छा, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे जो टेम्परेचर है कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, मतलब बदल नहीं रहा है टेम्परेचर। ठीक है, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे जो उसके एंड पे लग रहा है। ओ हो, कुछ पल्ले पड़ी? अरे कहाँ सर, पल्ले ज़रूर पड़ रही है, ये डेफिनेशन कहाँ हमारे पल्ले पड़ती है। चलो ज़रा इसको ट्रिक से समझते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने एक मतलब टिपिकल से एक कंडीशन ली है। क्या ये हमारे जो होता है भैया रामलाल है, ठीक है, रामलाल कौन सर, अरे आप ही लोग में से कोई होगा रामलाल, ठीक है। चलो, तो एक हमारे रामलाल हैं। अब ये जो होता है भैया, इनके पीछे पड़ गया एक कुत्ता, रामलाल के पीछे एक डॉग पड़ गया। अब भैया एक कंडीशन लेते हैं कि ये डॉग जो होता है भैया एक पपी है, छोटा सा पपी है। तो क्या रामलाल भागेंगे इसको देख के? अरे उनके पीछे पड़ जाए तो भागेंगे? अरे कहाँ सर भाग रहे हैं, वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, या थोड़ा बहुत जो होता है चलेंगे, या जो होता है पीछे चलने लगेंगे कि भैया ये ना भौंके। ठीक है, तो भैया अगर मैंने कहा कि ये होता है इसका साइज़ कम है तो इसके भागने की स्पीड भी कम होगी या नहीं भागेगा। लेकिन मैंने कहा मैं जैसे जैसे जो होता है साइज़ बढ़ाता जाऊँ, किसका, डॉग का, मैंने डॉग का साइज़ बढ़ाता गया, मैंने जो होता है पपी से और बड़ा साइज़, और बड़े साइज़ को पीछे लगा दिया, और बड़े साइज़ के डॉग को पीछे लगाया। तो मैंने ये देखा कि भैया जब इसका साइज़ बढ़ता गया तो रामलाल के भागने की स्पीड भी बढ़ती गई। अरे अगर तुम्हारे पीछे जर्मन शेफर्ड पड़ जाए भाई साहब, इतने इतने लंबे दांत, तो तुम देख के ही जो होता है 50 की स्पीड में फोर लोगे। तो इसका साइज़ बढ़ेगा मतलब तुम्हारे भागने की स्पीड बढ़ेगी, इसका साइज़ और बढ़ेगा और भागने की स्पीड बढ़ेगी। सर इसका मतलब ओम्स लॉ से क्या लेना देना है? अरे वो तो समझो। अब डॉग को ले लो ज़रा पोटेंशियल डिफरेंस और अपने आप को मान लो करंट। हो सर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा करंट घटेगा, मतलब डॉग का साइज घटेगा तुम्हारे भागने की स्पीड घटेगी। डॉग का साइज बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, करंट बढ़ेगा, तुम्हारे भागने की स्पीड बढ़ेगी। ये ओम्स लॉ कहता है। ओम्स लॉ स्टेट दैट कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस जितना लगेगा उतना ही तेज करंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना लगाओगे उतना ही तेज करंट भागेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटा दोगे करंट भी घट जाएगा। इट इज ओनली द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ खत्म, इससे ज्यादा ओम्स लॉ में कुछ नहीं दे रखा है। V इज इक्वल टू आई आर, या इसकी रिलेशन होती है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये है आपकी रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका है ओम्स लॉ। इसमें R क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसकी जरा बात करते हैं। रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी? ओह, कंडक्टर की नेचुरल प्रॉपर्टी। जैसे आप अपने साथ में कुछ नेचुरल प्रॉपर्टीज लेके पैदा होते हो, 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, 1 मुंह, ये आपकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। आपकी शक्ल आपकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। तो ऐसी जो होता है कंडक्टर की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है सर? रेजिस्टेंस होता है मतलब करंट को अपोज करना। करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज, ये आपकी रेजिस्टेंस कहलाती है। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। ओम इसकी एसआई यूनिट होती है। ओम्स लॉ से निकल के आया है ओम, ठीक है। ओम्स लॉ से हम इसको निकाल भी सकते हैं। इसका फॉर्मूला रेजिस्टेंस का फॉर्मूले के साथ खेलते हैं हम। V इज इक्वल टू आई आर। ओहो सर, रेजिस्टेंस तो ये रहा है, सब्जेक्ट बना लेते हैं रेजिस्टेंस को। R इज इक्वल टू V अपॉन आई। आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से निकल जा रहा है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। तो भैया अब 1 ओम क्या होगा? 1 ओम होगा
1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, ठीक है, समझिए, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। एंड ये आपका डिनोट क्या करता है, I = V/R। करंट आपका जो होता है, एक करंट का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो ये एक डिनोट क्या करता है, ये करता है कि भैया कि करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट कम होगा एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन है इसका। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट गया, ठीक है, करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस चला जाएगा। ये इन्वर्स रिलेशन होता है। तो आपको ये इस फॉर्मूले से मिल जाता है, I = V/R। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, ये स्टेट ने बड़ा परेशान कर रखा है। तो ज़रा समझो, मेरे पास में एक ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, समझते हैं ज़रा इस बात को ध्यान से। तो मेरे पास में एक ये रजिस्टर है, ठीक है, हाँ सर मेरे पास में एक ये रजिस्टर है। अब ये रजिस्टर को मैं पूरा कहूँ तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो होता है पूरा 5 ओम का है। सही बात है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 ओम का है। लेकिन मैंने कहा अगर मैं इसको सिर्फ इतना इस्तेमाल करूँ ना तो ये 2 ओम का होगा। अगर मैं इसको जो होता है यहाँ तक इस्तेमाल कर लूँ तो ये पूरा का पूरा जो होता है 4 ओम का बन जाएगा। ये भी 2 ओम का है, तो मतलब 4 ओम का ये हो जाएगा, ठीक है, 4 ओम का बनेगा। तो अब मुझे इसको इस्तेमाल कितना करना है, ये आपका रियोस्टेट होता है। मतलब यहाँ पे हमने क्या करा है, हमें वायर करंट इधर से आ रहा है ना, इधर से आ रहा है करंट, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक जॉकी लगा दी। जॉकी मतलब एक सबलिमिनल वायर होता है, ठीक है। तो हमने इस जॉकी को लगाया, इस जॉकी को जो होता है हमने यहाँ पे कनेक्ट करा, हमने आधा रेजिस्टर इस्तेमाल करा, हमने 2.5 ओम का रेजिस्टेंस लिया। अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, अगर हमें घटाना है तो हम इधर ही शिफ्ट कर देंगे इसको, और अगर हमें बिल्कुल ख़त्म करना है तो हम इसको डायरेक्ट ला के इधर वाले वायर से जोड़ देंगे। करंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेता है, मतलब बोले तो करंट को मतलब अपने रास्ते में रुकावटें बिल्कुल नहीं चाहिए। रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट। ये रजिस्टर है, रजिस्टर एक डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है। तो भैया करंट को अपने रास्ते में रुकावट बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको करा रहा हूँगा मैं क्वेश्चन। तो भैया रजिस्टर में जो होता है वो आपका क्या कहते हैं, करंट को रुकावट नहीं चाहिए। तो करंट सबसे शॉर्ट पाथ लेता है या सबसे आसान तरीका लेता है। एक रोड है आपके सामने जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, एक रोड है जिसमें बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई कार ही नहीं है, तो आप किस रोड को लेना पसंद करोगे? सर उसी रोड को लेंगे जिसमें बिल्कुल कार नहीं है, हम धीरे जन्नाते हुए निकल जाएंगे। वही टॉपिक यहाँ पे आप लगा दो, वही बिल्कुल कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। करंट उसी पाथ को चूज़ करेगा जहाँ पे बिल्कुल कोई भी जो होता है उसको गड़बड़ ना मिले, कोई भी उसको ट्रैफिक ना मिले, वो आराम से निकल जाए। तो करंट इस रजिस्टर में जाने की बजाय वो क्या करेगा, डायरेक्ट इस वायर को पकड़ के निकल जाएगा। तो ये है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, या जो होता है रियोस्टेटस को कहा जाता है। रेजिस्टर क्या होता है सर, ये जो होता है एक डिवाइस होता है जिसका एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। इसको जो होता है इस तरीके से बनाया जाता है कि इसका एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहले समझते हैं लेंथ ऑफ द वायर। सही बात है सर, एक रोड का केस लेते हैं, उसी से सारी चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा। रेजिस्टर मतलब एक जो होता है रोड, रेजिस्टेंस मतलब एक आपका रोड। तो रोड में क्या होगा कि भैया आपको कितना चलना पड़ेगा, जितनी लंबी रोड होगी। मतलब बोले तो अगर रोड जो होता है 200 किलोमीटर की है तो चांसेस है उसमें ज़्यादा ट्रैफिक मिले, ठीक है। 200 किलोमीटर की रोड है तो उसमें जितना आप चलोगे उतना आपको ट्रैफिक मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी ऐसा ही है कि जितना लंबा वायर होगा उतना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है सर, बोले तो सर रोड अगर 4 लाइन है तो आराम से निकल जाएंगे। अगर रोड जो होता है सिंगल लाइन है तो निकलने में बहुत दिक्कत होगी, जहाँ फिर मोटरसाइकिल हो, या तुम्हारे पास साइकिल हो, या तुम पैदल हो। मतलब बोले तो सर अगर जो होता है कि आपकी रोड ज़्यादा बड़ी है तो वहाँ पे ज़्यादा जगह है इलेक्ट्रॉन्स को निकलने की, या आपका वायर ज़्यादा मोटा है तो उसमें ज़्यादा जगह होगी इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वायर पतला है तो वहाँ पे कम जगह होगी इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की, वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नेचर ऑफ द मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भैया। कैसे कुछ आपके मटेरियल होते हैं जिनका रेजिस्टेंस नेचुरली बहुत ज़्यादा होता है, नाइक्रोम, मैग्नीन, ये सारे इनको इस्तेमाल भी किया जाता है। कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है, जो होता है आयरन के अंदर, इसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर्स के अंदर। मतलब इनसे जो होता है करंट निकलता ही नहीं है। जब इनसे करंट नहीं निकलता है तो ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी और फॉर्म में। वो फॉर्म होती है आपकी हीट एनर्जी की, ठीक है।
तो ये इस तरीके से काम करते हैं। तो जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई वही चीज़ आपकी इन फॉर्मूलों में भी लिख रखी है कि यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब सर अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, रोड अगर पतली है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रोड अगर चौड़ी हो जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो हम इन सबको जो होता है दोनों को कंबाइन करते हैं, ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे एक जो होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, इसको हम लोग कहते हैं रो। रो क्या होता है? रो होता है आपका रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी सर क्या होती है? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस तो हमको समझ में आता है, लेकिन सर ये रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सर आज तक हमारे टीचर्स ने ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो बताया, लेकिन इसका मतलब हमें नहीं बताया। मतलब होता है, सुनो ज़रा ध्यान से, कि कितने वायर में, 1 मीटर के वायर में कितना रेजिस्टेंस है, वो आपकी रेजिस्टिविटी होती है। पल्ले पड़ गई? हाँ सर पड़ गई। 1 मीटर के वायर में कितना रेजिस्टेंस है वो आपकी रेजिस्टिविटी होता है, इसलिए इसकी यूनिट भी है ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। हम नाप किस में रहे हैं? एक पर्टिकुलर लेंथ के वायर में, 1 मीटर का वायर है तो ओम मीटर, खत्म। ये चीज़ सिंपल सी होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इज वेरी लो, वेयर आर ये भाई साहब ये सभी को पता है कि वह कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इंसुलेटर्स की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और हाँ, ये टेम्परेचर के साथ में वेरी करती है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें भी जो होता है कम बढ़ होता रहता है रेजिस्टिविटी का, ठीक है। अब इसमें कुछ हाईली रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल्स होते हैं, जैसे जो होता है जिनको हीटिंग डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है, आयरन में, इलेक्ट्रिक हीटर्स में, ग्रीजर्स में, वो होता है जैसे कि जो होता है टंगस्टन हो गया, और जो होता है आपके टंगस्टन हो गया, मैग्नेन हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है, नाइक्रोम हो गया। ये आपके कुछ मेटल्स होते हैं जिनकी हायर रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। इसमें मैंने टंगस्टन लिख रखा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया भैया मैग्नेन, कांस्टेंट, नाइक्रोम ये सारे वायर होते हैं। रेजिस्टर्स इन सीरीज, तो भैया अभी मैंने सीरीज बता दिया था, यानी कि एक लाइन। अब हमें करना क्या है, उसी एक लाइन में हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे। तो ये देख लीजिए जनाब, ये आपका डायग्राम है जिसमें हमने रेजिस्टर्स को आपका सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रखा है। इसको और बड़ा कर लेते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये एक डायग्राम है जिसमें हमने रेजिस्टर्स को आपका सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रखा है। तो ये है आपका सीरीज रेजिस्टेंसेज, या जो होता है रेजिस्टर्स इन सीरीज। अब इसमें आपको रेजिस्टेंस टोटल निकालना है, मतलब टोटल कितने रेजिस्टेंस इस वायर का है वो आप निकालोगे। तो आप कैसे निकालोगे भैया? सिंपल बात है, एक लाइन में कनेक्ट है तो हम जो होता है इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे यानी कि डायरेक्ट सम कर देंगे, R1 + R2 + R3, हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल ही आएगा। जैसे यहाँ पे आता है 6 ओम। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस होती हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। आपका करंट अगर यहाँ पे जो होता है, मैंने कहा कि भैया यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट है, तो यहाँ से अगर 2 एम्पियर का करंट चल रहा है तो ये लौट के भी कितना करंट आएगा, ज़रा ध्यान से सोचिए। ओवरऑल यहाँ पे जो होता है करंट कितना आएगा ये सोचिए ज़रा ध्यान से। करंट लौट के भी सर उतना ही आएगा 2 एम्पियर का। या जो होता है, मैं एक काम करूँ, मैं एक बात अगर आपसे कहूँ कि भैया इस रजिस्टर को, इस रजिस्टर को, इस रजिस्टर को, तीनों को कितना करंट मिलेगा इस 2 एम्पियर में से? सर तीनों को बराबर ही मिलेगा, क्योंकि एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है। तो भैया सारा करंट यहाँ से यहाँ तक ही लौट के आएगा। तो मतलब सारे रेजिस्टेंसेस को बराबर नंबर ऑफ करंट मिल रहा है, यानी जितना करंट आ रहा था उतना ही मिलेगा। लेकिन मैंने कहा यहाँ से करंट निकला और यहाँ पे गया, पहली बार उसको झटका लगा, पहली बार उसको रुकावट मिली। तो मैंने कहा यहाँ से करंट निकला, उसकी स्पीड थी जो होता है 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, 200 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे यहाँ पे निकला। पहली रुकावट के बाद उसकी स्पीड हो गई 100, फिर उसके बाद में हो गई 50, यहाँ पे भी आया फिर 50 की स्पीड से। तो सर स्पीड बदलने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का कम होना। तो भैया जो सीरीज रेजिस्टेंसेज है ना, जो सीरीज में अगर आप रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हो उसमें करंट तो सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पर करंट की स्पीड बदल जाएगी, कितनी तेज़ करंट भाग रहा है वो चीज़ कम हो जाएगी, क्योंकि भैया उसको रुकावटें मिल रही हैं बीच में। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आप इसको डोमेस्टिक वायरिंग मतलब घरेलू जो होता है आपकी, ये जो घर में वायरिंग कर रखी है, इसमें अगर आप सीरीज रेजिस्टेंसेस को इस्तेमाल करो तो क्या होगा? सबसे पहली बात मैंने कहा, यहाँ पे जो होता है एक बल्ब कनेक्ट है, एक जो होता है आपका दूसरा बल्ब है, एक तीसरा बल्ब है। अगर यहाँ से वायर टूट जाए तो क्या ये दोनों जलेंगे? नहीं सर। अगर मैंने कहा ये बल्ब ने काम करना बंद कर दिया, ये बल्ब को ये रजिस्टर को बल्ब मान लो, तो इसने अगर काम करना बंद कर दिया, यहाँ से करंट अगर पास नहीं हो रहा, तो क्या ये दोनों चल पाएंगे? नहीं। तो अगर एक अप्लायंस जो होता है काम करना बंद कर देता है, एक अप्लायंस अगर काम करना बंद कर देता है तो और भी सारे काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप इसको चाहो कि भैया ये तीनों में से मैं सिर्फ इसको खोलना चाह रहा हूँ, इनका स्विच तो एक ही है, तो आप इस किले को नहीं खोल सकते हो।
यानी कि आप एक जो होता है सेपरेटली हर किसी को नहीं खो सकते हो। सीरीज में आपको वोल्टेज सेम नहीं मिलता है तो आपको आउटपुट भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा, उसके फुल वो लेवल पे काम नहीं कर पाएगा। सीरीज कनेक्शन में अगर जो होता है ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करूं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इसमें डायरेक्ट सम की वजह से बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपको ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो भैया अभी हमने सीरीज में पढ़ लिया सारे के सारे रेजिस्टेंसेस, अब जरा पैरेलल में पढ़ते हैं। तो भैया पैरेलल में हम क्या करते हैं, पैरेलल में जैसे मैंने बताया एक के ऊपर एक लगाते हैं, एक के ऊपर एक मतलब जो होता है एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये आपका डायग्राम है रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल का। इसमें आप देख सकते हैं एक रेजिस्टर के ऊपर जो होता है दूसरा रेजिस्टर लगा रखा है। पर इसमें दो चीज़ें होती हैं आपकी जो आपको समझना है। वो दो कौन सी चीज़ें हैं आपकी कि भैया इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैंने इसको एक बैटरी से अगर मैं कनेक्ट कर दूँ, यहाँ बैटरी से जो होता है 2 एम्पियर का करंट चलता है। यहाँ पे अगर 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे पहुँचेगा तो मैं अगर बात करूँ R1 R2 R3 3 रजिस्टर है हमारे पास में, क्या तीनों को 2 एम्पियर का करंट मिलेगा? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पे तो करंट डिवाइड कर जाएगा, इसको थोड़ा इसको थोड़ा इसको थोड़ा, फिर यहाँ पे करंट आके मिलेगा। तो हमें जितने भी रजिस्टर हैं सीरीज अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसमें हमको सेम करंट नहीं देखने को मिलता है, उसमें हमको करंट बदल जाता है। तो इसमें ये पॉइंट है आपका कि करंट डिवाइड हो जाता है और वेरी करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन कितनी ज़ोर से करंट जा रहा था, मैंने कहा यहाँ से जो होता है करंट निकला था बैटरी से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ पे पहुँचा तो इसमें भी 200 की स्पीड से जाएगा, इसमें भी 200 की स्पीड से, इसमें भी 200 की स्पीड से, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा भैया। तो यही चीज़ है आपकी, इसमें ये 2 पॉइंट होते हैं, यही इस पे बच्चा अटक जाता है। वो चीज़ मैंने आपको आसानी से समझा दी। एडवांटेजेस क्या हैं, एक अप्लायंस ने अगर काम करना बंद कर दिया सारे काम करते रहेंगे। अगर हमारे सारे के सारे अप्लायंसेस का अपना खुद का स्विच होगा, हमारे एक अप्लायंस को अगर जो होता है सारा जितने भी हमारे अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं हमारे पैरेलल के अंदर सबको सेम वोल्टेज मिलेगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे जो होता है हम जो टोटल निकालते हैं रेजिस्टेंस का उसको हम रेसिप्रोकल में निकालते हैं, 1/में निकालते हैं। तो R टोटल आपका होता है 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस निकलता है वो कम हो जाता है। तो हम एक बात कहते हैं कि भैया सीरीज में रेजिस्टेंस की औकात बढ़ जाती है और पैरेलल में रेजिस्टेंस की औकात कम हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर होता है भैया एक रेट जिस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करा जा रहा है या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करा जा रहा है। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि भैया जो होता है हम V = IR, ओम्स लॉ से हम चीज़ निकालते हैं। ज़रा ओम्स लॉ में जो होता है हमें पता है कि भैया V = IR है, और लेकिन हमें ये भी पता है R = V/I है और I = V/R है। तो हमने एक पावर की इक्वेशन देखी कि भैया पावर जो होता है VI होता है कितनी तेज़ी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो होता है कंज्यूम करा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता क्या? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट, इसको कितनी तेज़ी से कंज्यूम करा जा रहा है। अब हम इसमें जो होता है इन सारी चीज़ों को इसमें लगाते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है P = I²R। ठीक है, और P = V × V/R। फिर हम इसको जो होता है दूसरे वाले को लगाते हैं तो हमें I²R हमें पता है क्या होता है, V से हमें पता चलता है कि भैया ओम्स लॉ से होता है। तो हम इसमें जो होता है ये वाला लगा देते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है पावर का V²/R। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन नहीं आता है करने को, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए P = V²/R। ये पावर का फॉर्मूला होता है, यानी कि ये वो रेट बता रहा है जितनी तेज़ी से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है। 1 watt पावर इज कंज्यूम व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोड थ्रू अ डिवाइस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी कि भैया 1 watt पावर जब कंज्यूम होगी जब 1 एम्पियर ऑफ करंट को फ्लो करा जाएगा एक डिवाइस से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट का। ठीक है, पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है भैया? वही चीज़ जो आपके घरों में होती है। ये मीटर्स जो लगते हैं आपके घरों में, मीटर्स जो होता है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने इस्तेमाल करी है वो उसको मेजर करते हैं। ये जो होता है किलोवाट/आवर में होती है, यानी कि भैया कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करा गया कितने टाइम में, और जो होता है उसको आप मेजर करते हो जूल में या वॉट/आवर में। ठीक है, या किलोवाट/आवर में कह लो। लास्ट टॉपिक फाइनली आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको जरा समझते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका लास्ट टॉपिक है, इसको जरा बहुत आसानी तरीके से आपको समझाता हूँ। आपके बल्ब में ये चीज़ हो रही होती है, आपके प्रेस में ये चीज़ हो रही होती है, आयरन में ये चीज़ हो रही होती है, और जो होता है आपके इलेक्ट्रिक हीटर में ये चीज़ हो रही होती है, इंडक्शन में ये चीज़ हो रही होती है। मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन आपका हीट एनर्जी में। ये भैया जो होता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अगर किसी हाई रेजिस्टेंस वायर को लगा दिया जाए, उसमें तेज करंट को आप
लेके दौड़ जाओ तो भैया वो तेज करंट अगर उसमें दौड़ रहा है तो वो तेज करंट उस वायर के साथ में टकराएगा। उस कोलिजन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो आपकी हीट एनर्जी होगी। उस एनर्जी से वो वायर गर्म पड़ जाएगा और उससे बहुत सारे काम आप कर सकते हो, जैसे बल्ब हो गया, इंडक्शन हो गया, आयरन हो गई और बहुत सारी चीज़ें। इसका एक फॉर्मूला देखने को मिलता है H=I²RT। इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। इसको बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो भैया सुनो ज़रा ध्यान से, कितनी हीट बनी H=I²RT। तो H कितनी हीट बनेगी ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि भैया कितना करंट फ्लो हुआ, उसका स्क्वायर, कितने रेजिस्टेंस का वायर था, कितने टाइम के लिए उसमें करंट फ्लो हुआ। ये चीज इस बात पे डिपेंड करेगी, कितना करंट फ्लो हुआ, उसका स्क्वायर, कितना रेजिस्टेंस था वायर का, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ, उतनी हीट जो होता है उतनी हीट आपकी बनेगी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड। ठीक है भैया, इसका इस्तेमाल आपका यहाँ पे करा जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, आयरन हो गया, बहुत सारी चीज़ों में। तो ये था आपका ओवरऑल चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हो गया होगा, मस्त तरीके से आपको समझाया है मैंने। तो चलिए जनाब, अगर वीडियो अच्छी लगी एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों में ज़रा शेयर करिए। साइंस का चैलेंज आपका चल रहा है, आपके जो होता है आई बटन में इसकी लिंक दिख रही होगी। तो चलिए, आप उम्मीद करूंगा कि अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं आपकी साइंस की, SST की, इंग्लिश की भी। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। तब तक लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही फोड़ते रहिए।